हेलो फ्रेंड्स, लुसेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो नंबर 11 में आपका स्वागत है, जिसमें हम मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवालों का डिस्कशन करेंगे और जानना चाहेंगे, देखेंगे कि मौलिक अधिकार से हमारे विभिन्न एग्ज़ामों में किन तरह के सवाल पूछे गए हैं, उनका क्या सही आंसर होगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कुछ सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल दिया हुआ है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अब ये मूल संविधान में शुरू से ही थे, ये बाद में जोड़े नहीं गए हैं। अब पहला सवाल कह रहा है कि मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में दिया गया है। तो 22 भाग में से जो भाग 3 है, भाग 3 में मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। संविधान का जो भाग 3 है उसमें मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। सवाल नंबर 2 कहता है कि भारत के संविधान का जो भाग 3 है उसका संबंध किससे है। तो भाग 3 का संबंध जो है वो मौलिक अधिकार से है। भाग 3 का संबंध किससे है? मौलिक अधिकार से है। भाग 2 का संबंध जो है वो नागरिकता से है। 4 का जो ए है उसका संबंध मौलिक कर्तव्य से है। और जो 4 है उसका संबंध नीति निर्देशक सिद्धांत से है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि संविधान का जो भाग 3 है वो मूल अधिकारों से संबंधित है। सवाल नंबर 3 कहता है मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता दिया गया था। हम लोग जहाँ से लिए थे वहाँ से, कौन है? अमेरिका से। तो मौलिक अधिकार को सबसे पहले जो संवैधानिक मान्यता मिला था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था, वो अमेरिका में दिया गया था। सवाल नंबर 4 कहता है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है वो कहाँ से कहाँ तक किया गया है, कौन से अनुच्छेद में किया गया है। तो अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक जो है कुल 24 अनुच्छेद पढ़ते हैं जिसमें मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। और ये मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में है और ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। सवाल नंबर 5 कहता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है। तो संविधान का जो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार का जिक्र किया गया है या जिसमें भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया गया है, तो इसी भाग 3 को जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या किया है, सर्वाधिक जो है आलोकित भाग कहा है। आगे कहता है सवाल नंबर 6 कि मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि क्या वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। मूल अधिकार को हम लोग मूल कहते हैं क्योंकि वो मूल अधिकार जो है वो मानव के लिए प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। इसको छीना नहीं जा सकता, ये मिल गया है तो इसको मिल गया है। इसकी रक्षा की जिम्मेदारी जो है सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है। इसका अगर हनन होता है तो आप सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सवाल नंबर 7 देखिए। सवाल नंबर 7 कहता है भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उसके कुल कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का जिक्र किया गया है। तो अभी आपको बताया गया था कि मौलिक अधिकार जो है 12 से लेके 35 तक में किया गया है। तो टोटल 24 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें मूल अधिकारों का जिक्र किया गया है। यानी भारतीय संविधान का टोटल 34 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। प्रारंभ में भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार थे। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी। मैंने शुरू में बताया है कि मौलिक अधिकार जो कि अमेरिका के संविधान से लिया गया है ये हमारे संविधान में शुरू से ही थे। इसको बाद में कोई संशोधन करके जोड़ा नहीं किया है। यह अलग बात है कि बाद में अधिकार बढ़ाए गए हैं या घटाए गए हैं, उसके लिए संशोधन हुआ है, लेकिन मौलिक अधिकार शुरू से ही थे। तो प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या 7 थी, जिसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको जो है अब मौलिक अधिकारों की संख्या से हटा करके उसको जो है संवैधानिक अधिकार बना दिया गया है, जो आर्टिकल 300 के क में डाल दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपको। अब सवाल नंबर देखते हैं। सवाल नंबर 9 कहते हैं वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं।
पहले मूल रूप से 7 मौलिक अधिकार थे। कौन सा हटा दिया गया? तो संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया। इसको हटा के किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद 300 के क में रखा गया है। सवाल नंबर 10 कहता है भारत के संविधान में मौलिक अधिकार क्या था? तो मूल संविधान का हिस्सा था। भारत के संविधान में जो मौलिक अधिकार है वो मूल संविधान का हिस्सा था, उसको बाद में जोड़ा तोड़ा नहीं गया है। 11वां नंबर सवाल कहता है भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? न्यायालय में कौन प्रवर्तनीय है? तो वो हो जाएगा मूल अधिकार। प्रवर्तनीय मतलब हुआ उसमें जो है अगर आपका छीन जाता है मौलिक अधिकार तो इसके लिए आप न्यायालय जा सकते हैं। कोई आपका मौलिक अधिकार छीन लेता है, आपके मौलिक अधिकार का हनन हो सकता है तो उसको दोबारा दिलाया जा सकता है। 12 नंबर सवाल देखिए कह रहा है मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व जो है वो क्या है, किनके पास है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के पास अलग अलग अनुच्छेदों के तहत दिया गया है। जैसे अनुच्छेद 32 में रक्षा करने का जिम्मेवारी सर्वोच्च न्यायालय को है, और आप कमेंट करके बताएंगे कि उच्च न्यायालय को कितने में है, 226 में है या फिर किसी और अनुच्छेद में है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को जो है मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी दी गई है। 13 नंबर सवाल कहता है मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे राष्ट्र संकट में हो, देश संकट में हो, देश में कुछ आपातकाल लग गई हो, तो उस स्थिति में कुछ मौलिक अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है राष्ट्रपति की परामर्श पर या राष्ट्रपति के आदेश पर। 14 नंबर सवाल कहता है कि मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो मौलिक अधिकारों में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। सबसे जो उच्चतम न्यायालय है उसको यह अधिकार दिया गया है कि उसमें कुछ किसी प्रकार की कुछ असुविधा होती है तो इसके लिए आप सीधा सर्वोच्च न्यायालय भी जा सकते हैं। सवाल नंबर 15 कहता है संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? संसद के द्वारा। कहता है संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसमें संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो केवल और केवल संसद के द्वारा। सवाल नंबर 16 कहता है भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन किया जा सकता है कुछ विशेष परिस्थिति में राष्ट्रपति के आदेश पर। तो मौलिक अधिकारों को निलंबन भी किया जा सकता है, ऐसा नहीं कि वो नहीं किया जा सकता, लेकिन राष्ट्रपति के परामर्श पर विशेष स्थिति में। सवाल नंबर 17 कहता है निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? दोनों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। तो मूल अधिकारों का जो रक्षा करना है, उसका जो प्रवर्तन है, उसको लागू करने का, किसी का छीन गया उसको दिलाने का काम सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है। अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय और 226 में उच्च न्यायालय। आगे दिया है भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका है। मूल अधिकारों का जो संरक्षक है वो कौन है? न्यायपालिका है, जिसमें कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों आ जाते हैं। 19 नंबर सवाल कहता है मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? अभी अभी आपने पढ़ा था कि किसी विशेष परिस्थिति में मौलिक अधिकार छीने भी जा सकते हैं, लेकिन केवल और केवल राष्ट्रपति के आदेश पर। तो मौलिक अधिकारों का निलंबन हो सकता है राष्ट्रपति के आदेश पर। 20 नंबर सवाल कहता है मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है संसद, लेकिन किसके आदेश पर? राष्ट्रपति के आदेश पर। 21 नंबर सवाल कहता है मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो मौलिक अधिकारों का मुख्य उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। जो पब्लिक है, जो जनता है, भारत के जो नागरिक है, उसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना, उसको जीने का अधिकार मिले, हर चीज़ का उसको अधिकार मिले, इसकी स्वतंत्रता बरकरार रहे, कोई आदमी उसका शोषण न करे, कोई अलग सरकार बने तो उसका शोषण न हो, इसके लिए जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करने के लिए मौलिक अधिकार संविधान में जोड़े गए हैं। 22 नंबर सवाल कहता है मूल अधिकारों को प्रवर्तित करने की शक्ति किसको प्राप्त है? तो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को। मूल अधिकारों को लागू करवाने की या प्रवर्तित करवाने की जो शक्ति है वो उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में है।
अगला सवाल नंबर 23 है, भारतीय संविधान में प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबन करने वाली सत्ता कौन है? तो राष्ट्रपति है। संसद करेगी, लेकिन राष्ट्रपति की सिफारिश पर, राष्ट्रपति के आदेश पर। सवाल नंबर 24 कहता है, भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो पहला कहता है, यह राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। बिल्कुल सही बात है, मौलिक अधिकार जो है वो राज्य कृति के विरुद्ध एक गारंटी है। दूसरा, ये मौलिक अधिकार जो है संविधान के भाग 3 में है। बिल्कुल सही बात है। तो 1 और 2 जो है बिल्कुल सही बात है। अब देखिए क्या करा, 3 4 गलत कैसे हैं। तो चौथा कहता है कि यह यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। बिल्कुल गलत, उसी की भांति है ना, क्योंकि हमने जो मौलिक अधिकार है वो तो अमेरिका के संविधान से ही लिया है, जो का त्यों। और तीसरा क्या कह रहा है कि ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। नहीं, मौलिक अधिकार जो है वो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ये तो प्रस्तावना में है भैया। तो इसमें 1 और 2 जो है बिल्कुल सही है। 25 कहता है, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में है? जो मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 है ना, उसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, उसमें जो समानता का अधिकार है वो 14 से 18 तक है। समानता का जो अधिकार दिया गया है मौलिक अधिकारों में वो 14 से 18 तक दिया गया है। सवाल नंबर 26 कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो अनुच्छेद जो 14 दिया गया है, कहता है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो इसका हो जाएगा अनुच्छेद 14। सवाल नंबर 27 कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किन अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त होता है? तो अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ अगर उसको पढ़ा जाए, समाजवाद शब्द जो है उसको अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ जो पढ़ा जाए तो समान काम के प्रति जो समान वेतन है उसकी परिभाषा जो है सुनिश्चित होती है। विधि के सामने समानता का जो अधिकार है वो कौन सा अधिकार है? तो नागरिक का अधिकार है। विधि के सामने समानता का जो अधिकार है, नियम के सामने सब बराबर है, ये जो है नागरिक का अधिकार है। आगे कह रहा है 29 नंबर, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन, सबसे इंपॉर्टेंट गांधी जी वाला अनुच्छेद 17, छुआछूत, अनटचेबिलिटी जो है। सवाल नंबर 30 कहता है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, तो अनुच्छेद 17 हो जाएगा। अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत या अनटचेबिलिटी जो है वो अनुच्छेद 17 में है। सवाल नंबर 31 है, समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या चीज़? किस प्रकार का समानता है? धार्मिक समानता है, सामाजिक समानता है, आर्थिक समानता है, उपरोक्त सभी है। समानता के अधिकार में जो है सब समान है, धार्मिक समानता, सामाजिक समानता और आर्थिक समानता, उपरोक्त सभी आंसर हो जाएगा। 32 कहता है, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकार प्रदान किए जाते हैं? तो अनुच्छेद 18 कहता है कौन से अनुच्छेद के तहत भारत रत्न और पद्म विभूषण वगैरह अलंकार दिए जाते हैं? तो भारत सरकार के द्वारा जो ये सब अलंकार या उपाधि दिए जाते हैं, यानी उपाधियों का अंत वगैरह सब भी जो है वो क्या है, अनुच्छेद 18 में ही है। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। कहता है 1995 में जो पारित हुआ था अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसको वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 34 क्या कह रहा है, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो 14 से लेके 18 तक क्या है, समानता का अधिकार है ना। तो 14 से लेके जो 18 तक है वो समानता का अधिकार है, तो आर्टिकल 15 जो हो जाएगा, अनुच्छेद 15 भी समानता के अधिकार में ही आ जाएगा।
35 कहता है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है, तो अनुच्छेद 19 कहता है निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है, तो अनुच्छेद 19। क्यों? क्योंकि 14 से जो 18 तक है ना वो समानता का अधिकार है, और फिर 19 आ जाएगा स्वतंत्रता के अधिकार में। 19 से लेके जो 22 तक है ना वो क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार है। इसीलिए 19 जो है क्या हो जाएगा, इससे अलग हो जाएगा। 14, 15, 16 जो है ये सब क्या है, समानता के अधिकार में एक ग्रुप में आते हैं। 36 कहता है भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान काम के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। एक बार फिर समझिए, भारतीय संविधान में किस में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया है। तो इसका आंसर है दोस्तों ए, बी और सी सबको मिलाकर पढ़ेंगे तब, यानी संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को 14, 15 और 16 के साथ पढ़ेंगे तब। इससे पहले वाला एक सवाल आया था कि समाजवादी शब्द को अगर आप अनुच्छेद 14, 15 और 16 के साथ मिला करके पढ़ेंगे तो आपको समान काम के बदले समान वेतन का जो मौलिक अधिकार है वो आपको प्रतीत होता हुआ दिखाई देगा। 37 कहता है चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में, चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया है। तो भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया था ना, भेदभाव के विरुद्ध जो अधिकार है उसको संशोधन किया गया था। चेन्नई राज बनाम चंपकम दोराई राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद कौन से मौलिक अधिकारों को संशोधित किया गया, तो भेदभाव के जो विरुद्ध अधिकार था इसको संशोधित किया गया था। 38 कहता है भारत में समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है वो संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 में है। समाचार पत्रों की जो स्वतंत्रता है ना वो अनुच्छेद 19 के 1 में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता जो है 39 कह रहा है भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था तो नहीं करता है, परंतु यह आज़ादी कहाँ दिखता है हमको, यानी प्रेस की जो स्वतंत्रता वाला है ना ये 19 के 1 में दिखता है, 19 के 1 में। आगे है 40 नंबर, स्वतंत्रता के मूल अधिकारों से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या प्रकार की स्वतंत्रता है, तो 6 प्रकार की। 19 में जो है ना 19 में भी 6 प्रकार की स्वतंत्रता है बोलने की, समूह बनाने की, बिना हथियार का ये इकट्ठा करने की, भाषण देने की, ये सब जो है तो इस प्रकार से 6 तरह की स्वतंत्रता है। आर्टिकल 19 में जो है 19 का ए, बी, सी, डी, ई, एफ करके ऐसे करके 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। अगला है 41, स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है, तो 19 से 22। 14 से 18 क्या है, समानता का अधिकार। 14 से 18 अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है, और 19 से 22 में, अरे यार 14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार। 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो यहाँ फिलहाल पढ़ेंगे हम लोग कि स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 19 से 22 में है। 42, अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है, तो 19 में जो भी स्वतंत्रताएं दी गई है 6 प्रकार की वो केवल भारतीय नागरिकों को है। 19 के अंदर जो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है वो केवल और केवल भारतीय नागरिकों के लिए है। 43 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 जो है वो किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। 44 कहता है भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है, तो आर्टिकल 19 जो है वो प्रेस की स्वतंत्रता से है। वैसे 19 से 22 तक जो है वो स्वतंत्रता का ही अधिकार है। 45 कहता है निम्नलिखित में से नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन सा है, तो भाषण तथा विचार व्यक्त करने की जो स्वतंत्रता है ना ये क्या है, स्वतंत्रता संबंधी अधिकार है। जो 6 तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है आर्टिकल 19 में उसमें भाषण तथा विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता भी है। 46 कहता है प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में आता है, तो भाषण स्वतंत्रता में। प्रेस की जो स्वतंत्रता है वो भाषण
स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। 47 कहता है निम्नलिखित में कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो बोलने का अधिकार तो है, व्यवसाय का अधिकार है, धर्म का अधिकार है। हड़ताल पर जाने का अधिकार जो है कोई मौलिक अधिकार नहीं है। हड़ताल पर जाने का अधिकार कोई मौलिक अधिकार नहीं है। 48 कहता है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो 21। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है ना वो 21 के अंदर ही दिया गया है। तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल 21 जो है अनुच्छेद 21। 49 नंबर सवाल लिखा हुआ है निम्नलिखित वक्तत्वों पर ध्यान दीजिए। अब बताइए कौन सा कथन इसमें सही है? तो 1 और 2 सही है। देखिए एक क्या कर रहा है, किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। किसी को भी राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता क्योंकि इससे वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होगा। सही बात है। अगर किसी को मजबूरी में या मजबूर करके फोर्सफुली राष्ट्रगीत गवाएंगे तो उससे जो उसको बोलने की स्वतंत्रता है, उसके जो अपने विचार को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, उसका हनन होगा। दूसरा क्या है, इससे अंतःकरण और धर्म के अबाध रूप से आचरण और प्रचार करने की जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है उसका भी उल्लंघन होगा। ये भी सही बात है। तो इसमें 1 और 2 जो है क्या है, सही है। बाकी तीसरा कहता है कि राष्ट्रगीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई विधायक उपबंध नहीं है। ये गलत बात है। 50 नंबर सवाल देखिए। पचास कहता है निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दिया है? मौलिक अधिकार कौन कौन सा है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन का अधिकार, उपरोक्त सभी, ये सारे जो है क्या है, मौलिक अधिकारों का दर्जा में आता है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 50 सवाल को कवर किया है। पार्ट 2 में बाकी सारे बचे हुए सवाल को कवर कर देंगे। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कुछ सजेशन सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि मैं उसको इम्प्रूव करूँ और आपके बेहतर स्टडी के लिए, बेहतर प्रिपरेशन के लिए हम आपकी मदद कर सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, लूसेंट ऑब्जेक्टिव सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। आज हम वीडियो नंबर 11 जिसमें मौलिक अधिकार का डिस्कशन कर रहे थे उसके पार्ट 2 को हम कंटिन्यू करेंगे। तो आइए बिना वक्त गवाए मौलिक अधिकार का जो पार्ट 2 बचा हुआ है उसको हम लोग कंटिन्यू करते हैं। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लोगों को बताइए कि इस तरह से लूसेंट सीरीज चल रही है जो आपको आगामी एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहले वीडियो में हमने 1 से लेकर 50 तक के सवाल को कवर कर दिया था। आज हम 51 से लेकर बाकी बचे हुए सारे 118 सवाल को कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर 50 कहता है, सवाल नंबर 51 से शुरू करेंगे, 50 तक तो कर दिए थे। सवाल नंबर 51 कहता है भारतीय संविधान में प्रदान किए गए स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? स्वतंत्रता का जो अधिकार दिया गया है 19 से लेकर 22 तक में, तो उसमें किस तरह की स्वतंत्रताएं दी गई है, कौन सा नहीं दी गई है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो भारत में भ्रमण करने की स्वतंत्रता तो दी गई है, संघ बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। 19 जो है आर्टिकल उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन भाषण और अभिव्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता जो है ये नहीं दी गई है। देखिए ध्यान से समझिए, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो है लेकिन उसमें बाधित है, कुछ लिमिटेशंस के साथ दी गई है। इन्हीं कि आप अनाप शनाप कुछ भी बोले, कोई लिमिटेशन ही नहीं है, कुछ पाबंदी के साथ, कुछ रेस्ट्रिक्शन के साथ जो है हमको भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अगर यहाँ पे लिखा रहता बाधित तो फिर ये लाइन भी सही हो जाता। तो इसमें पूछ रहा है कि स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो भाषण एवं अभिव्यक्ति की जो अबाधित स्वतंत्रता है इसलिए गलत हो गया। सवाल नंबर 52 कहता है संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है? तो 19 से लेकर जो 22 तक है उसमें स्वतंत्रता का अधिकार है। 14 से लेकर 18 तक में क्या है? समानता का अधिकार है। लेकिन यहाँ पे हमको पूछ रहा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23-24 जो है अनुच्छेद 23-24 जो है उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है।
तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अगला चलते हैं, सवाल नंबर 53 कहता है मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद है जो बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो अनुच्छेद 24 जो है, क्योंकि 23-24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, जिसमें 24 में जो है बच्चों के शोषण से संबंधित है। अगला सवाल कहता है भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकट में सेवा में लगाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो जो बच्चे 14 वर्ष से कम आयु का है उसको किसी भी जोखिम भरे कामों में लगाने से मना किया गया है। 55 नंबर सवाल कहता है कारखानों अथवा खानों में कोई भी व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका उम्र कितना न हो जाए, 14 वर्ष न हो जाए। कोई भी बच्चा, कोई भी आदमी, कोई भी लोग कारखाने या खान या किसी जोखिम भरे काम में तब तक नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक कि उसका उम्र 14 वर्ष न हो जाए। 14 वर्ष से कम रहेगा तो उसको किसी खान, कारखाने या जोखिम भरे कामों में नहीं लगाया जा सकता। अगला देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, सवाल नंबर 56, कि भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति, कहता है भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करना होगा कितने घंटों के अंदर, तो 24 घंटों के अंदर। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसको गिरफ्तार किया गया है, पकड़ा गया है, बंदी बनाया गया है, उसको सबसे नज़दीकी जो मजिस्ट्रेट होगा उसके सामने उपस्थित करना होगा 24 घंटे के अंदर। 57 नंबर सवाल कहता है क्या 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम कर रहे हैं। इन कारखानों में बच्चे को काम देने से किस मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है। तो शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23-24 में, शोषण के विरुद्ध जो अधिकार दिया गया है अनुच्छेद 23-24 में, उसका शोषण हो रहा है, उसका हनन हो रहा है, उसका उल्लंघन हो रहा है। अगला देखते हैं। अगला 58 नंबर सवाल कहता है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जा सकता। किस अनुच्छेद में कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिल सकती है। तो अनुच्छेद 20 में ये बात कहा गया है। अनुच्छेद 20 में क्या कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक ही बार सजा मिलेगा। अनुच्छेद 17 में क्या है, छुआछूत है। 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। और 20 में बोला गया है कि एक अपराध के लिए एक ही बार सजा दी जाएगी। 59 कहता है भारतीय संविधान कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। कहता है भारतीय संविधान किसी भी अपराध किए जाने वाले कोई भी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है। देखिए, पहला कहता है गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार दिया गया है। मुजरिम को अपनी रुचि के अनुसार अपना वकील से परामर्श लेने का और बचाव करने का अधिकार दिया गया है। गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किए जाने का अधिकार दिया गया है। तो ये सारे के सारे अधिकार जो है वो किसी मुजरिम को दिया गया है। यानी जो कोई आदमी जुर्म करता है, जो मुजरिम होता है, जो अपराध करता है, उसको ये तीनों अधिकार दिए गए हैं। पहला तो आपने मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है इसका हमको कारण बताइए। दूसरा, अगर आपने हमें गिरफ्तार कर लिया है तो हम अपने मनपसंद के वकील रख करके अपना बचाव कर सकते हैं। और तीसरा, गिरफ्तार हमको आप कर लिए हैं तो 24 घंटे के अंदर किसी नज़दीकी मजिस्ट्रेट के सामने हमको प्रस्तुत करवाइए, अपने घर में या थाना में नहीं रख सकते हैं। 60 कहता है धार्मिक स्वतंत्रता जो है उसका अधिकार किन अनुच्छेदों में है। तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है वो 25 से लेकर 30 तक में है। देखिए, ध्यान से समझने वाली बात है। यहाँ समझिए, यहाँ क्या कह रहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो संविधान के किन अनुच्छेदों में दिया गया है। तो धार्मिक स्वतंत्रता है अनुच्छेद 25 से लेकर 30 तक।
14 से 18 में क्या है, समानता का अधिकार। 19 से 22 में क्या है, स्वतंत्रता का अधिकार। 23-24 में क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। और 25 से लेके 30 में क्या है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है। अनुच्छेद 25 से लेके 30 में धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। 61 कहता है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 जो है वो किससे संबंधित है, तो धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। धर्म की स्वतंत्रता से संबंधित है। 62 नंबर सवाल कहता है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में संविधान के अंतर्गत शामिल है क्या क्या। धार्मिक स्वतंत्रता के अंतर्गत क्या क्या शामिल है, तो धर्म प्रचार प्रसार करने का अधिकार बिल्कुल दिया गया है। सिखों को कृपान धारण करने एवं रखने का अधिकार बिल्कुल दिया गया है। आगे लिखा हुआ है राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार दिया गया है। राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण करने का अधिकार ये भी दिया गया है। चौथा कहता है धार्मिक निकायों का लोगों को धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार बिल्कुल नहीं। धर्म परिवर्तन कराने का अधिकार नहीं है। स्वेच्छा से हम कोई धर्म मान लेंगे तो वो अलग बात है। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्त, 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है। 63 देखिए क्या कह रहा है। 63 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा सिखों को कृपान रखने का अधिकार दिया गया है, या कृपान धारण करना धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना जाता है। तो आपको पता होगा कि धार्मिक स्वतंत्रता जो है वो अनुच्छेद 25 में है। तो सिखों द्वारा जो कृपान रखा जाता है, इसकी जो उसको आज़ादी मिली है वो अनुच्छेद 25 में मिला हुआ है। अगला कहता है संविधान द्वारा प्रदान किए गए धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है। संविधान द्वारा जो प्रदान किया गया है धार्मिक अधिकार, उसमें किन आधारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो पहला तो है स्वास्थ्य के आधार पर, सदाचार के आधार पर और लोक व्यवस्था के आधार पर। अगर किसी का स्वास्थ्य उससे बिगड़ रहा है, सदाचार में गड़बड़ी हो रही है या लोक व्यवस्था में गड़बड़ी हो रहा है, तो इन चीज़ों के आधार पर जो है प्रतिबंध लगाया जा सकता है। तो डी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। 65 कहता है संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना व संचालन करने का अधिकार दिया गया है। तो 29 और 30 जो है वो अल्पसंख्यकों से ही संबंधित है। 25 से लेके जो 30 तक में जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उसमें 29-30 जो है वो अल्पसंख्यकों से संबंधित है। तो अल्पसंख्यक वाला कोई भी बात आ जाएगा तो 29 और 30 ही आर्टिकल हो सकता है। तो यहाँ कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद के शिक्षा संस्थान की स्थापना व उसको चलाने का अधिकार दिया गया है। तो 29-30 में। 66 कहता है संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित करने तथा उसको चलाने का अधिकार दिया गया है। एक बार फिर से समझिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थानों को स्थापित व संचालित करने का अधिकार दिया गया है। तो आप जानते हैं कि अल्पसंख्यक जब भी आएगा तो आंसर 29-30 वाला ही कोई ना कोई होगा, और इसमें 29-30 से संबंधित कोई है नहीं, तो सॉरी 30 है, तो 30 का जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 67 में क्या कर रहा है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किसमें है। देखिए गलती लगा दी है, धार्मिक स्वतंत्रता जो है 25 में है। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात कही गई है। 68 क्या कहता है, 68 कहता है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। बहुत फेमस सवाल है ये। धार्मिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में कहा गया है। धार्मिक उपचारों का अधिकार जो है मतलब संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार दिया गया है संविधान के अंतर्गत, संविधान के अंतर्गत जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 32 में दिया गया है। 69 कहता है मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला है, संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो संवैधानिक उपचारों को कहा गया है। एक बार फिर समझिए कि निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से कौन सा मौलिक अधिकार है जिसको भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। तो यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो अनुच्छेद 32 में कहा गया है।
70 नंबर सवाल कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हो सकता है। संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो किस परिस्थिति में निलंबित किया जा सकता है। तो जब आपात स्थिति की घोषणा हो जाए, जब सैनिक कानून लागू हो, जब सेना सदस्यों के संबंध में जो है वो संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है उसको छीना जा सकता है, उसको उसका निलंबन किया जा सकता है। कौन कौन? जब देश में आपात स्थिति लागू हो, जब देश में सैनिक विधि लागू हो, या सेना सबको कुछ अधिकार नहीं दिए जाते हैं। 71 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है उसकी रक्षा करने का जिम्मेदारी सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया है अनुच्छेद 32 के तहत। तो वही कह रहा है कि अनुच्छेद 32 के अंतर्गत प्रवर्तित किए जा सकते हैं, तो मौलिक अधिकार है। 72 नंबर सवाल कहता है मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है क्या। तो रीट जारी करते हैं। रीट बोले तो समादेश। वो 5 प्रकार के रीट जारी किए जाते हैं, आपको पता होगा, आगे पढ़ेंगे। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से किसी भी न्यायालय, चाहे सर्वोच्च न्यायालय हो या उच्च न्यायालय हो, उसके द्वारा 5 तरह के रीट जारी किए जा सकते हैं। 73 नंबर सवाल कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रीट जारी किया जाता है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए हैबियस कॉर्पस रीट जारी करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए जो रीट होता है 5 गो में से, वो है हैबियस कॉर्पस। आगे लिखा हुआ है कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अभी पढ़े थे हम लोग बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है, हैबियस कॉर्पस जिसको हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ये हैबियस कॉर्पस जो है वो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है, हैबियस कॉर्पस क्या है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। 75 नंबर सवाल देखते हैं। 75 कहता है विभिन्न प्रकार के रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा निम्नलिखित में से किसको दिया गया है। तो रीट जारी करने का जो अधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसको दिया गया है, राज्य के उच्च न्यायालय को दिया गया है। रीट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अलावा किसको दिया गया है, राज्य के उच्च न्यायालय को। 76 कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस के अलावा निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है। तो आपको पता है कि पांचों जो रीट है वो पांचों रीट सर्वोच्च न्यायालय भी जारी कर सकते हैं और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण के अलावा जो 4 प्रकार के और जो रीट है वो रीट भी सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों जारी कर सकते हैं। तो कौन कौन सा रीट है देख लीजिए। एक तो परमादेश है, मैंडेमस जिसको बोलते हैं, प्रोहिबिशन प्रतिषेध, और अधिकार पृच्छा क्यूटो वारंटो, और उत्प्रेषण। तो ये 4 तरह के और रीट है जिसको दोनों न्यायालय, राज्य के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय जारी कर सकते हैं। तो एक है बंदी प्रत्यक्षीकरण, एक है परमादेश, एक है प्रतिषेध, एक है अधिकार पृच्छा, और एक है उत्प्रेषण। 77 कहता है बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबियस कॉर्पस रीट जो है वो क्या है। तो आपको पढ़े थे इससे पहले, इसके निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो ये कौन जारी कर सकता है, तो जिसको पकड़ा गया है, जो जुर्म किया है, या उसके सगे संबंधी। तो निरुद्ध व्यक्ति या हितबद्ध व्यक्ति दोनों द्वारा इसको जारी किया, मतलब क्या कहते हैं, उसको दाखिल किया जा सकता है। 78 है निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबियस कॉर्पस जारी किया जाता है। तो दोषपूर्ण नज़रबंदी में, जैसे किसी एक आदमी को पकड़ लिया और उसको गायब कर दिया है, थाना में है कि कहाँ है, मजिस्ट्रेट के पास है, उसके सगे संबंधी को पता ही नहीं चल रहा है, तो वो लोग जो है वो क्या करेंगे, हैबियस कॉर्पस डालेंगे, बंदी प्रत्यक्षीकरण डालेंगे। तो इससे पता चलेगा, तो फिर न्यायालय जो है इसको आदेश देगा कि भाई बंदे को क्या करो, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित करो, कहाँ पे है ये, सशरीर। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है 78 नंबर सवाल कहता है
78 नंबर सवाल कहता है कि जो बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका है वो दोषपूर्ण पुलिस नजरबंदी में जारी किया जाता है। 79 कहता है किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत जो परमादेश है वो निम्न में से कौन सा है। तो देखिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध मामले में जो न्यायालय परमादेश जारी करेगा वो क्या हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा, हैबियस कॉर्पस हो जाएगा। एक बार फिर समझिए, किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारी परमादेश निम्नलिखित में से कौन से होंगे, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है 80 नंबर सवाल कि निम्नलिखित में से किस याचिका या रीट का शाब्दिक अर्थ होता है, हम आदेश देते हैं। हम आदेश माने परम आदेश, तो परमादेश। हम आदेश देते हैं यानी कि हमारा आदेश परम आदेश होगा। परम आदेश माने परमादेश, परमादेश माने मैंडेमस। तो हम आदेश देते हैं किसका मतलब हुआ, परमादेश का मतलब हो गया। 81 नंबर सवाल है निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी देता है। तो अधिकार परीक्षा के तहत पूछा जाता है कि आप किस अधिकार के तहत ये काम कर रहे हो। ये सरकारी लोगों को जारी किया जाता है। तो कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रीट है जो किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया जाता है। तो अधिकार परीक्षा। 82 नंबर सवाल है व्यक्ति, निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस काम को करने के लिए बाध्य है या अबाध्य है उस काम को करने के लिए जारी करने वाले रीट को क्या कहते हैं, परमादेश। परमादेश का मतलब हुआ हम आदेश देते हैं। तो कोई भी व्यक्ति, निगम या कोई संस्थान जिस काम को करने के लिए बाध्य नहीं है उस काम को करने के लिए जारी करने वाले आदेश को बोलते हैं परमादेश। 83 कहता है वह रीट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे वो कहलाता है परमादेश। परमादेश माने हम आदेश देते हैं। तो वह रीट कौन सा है जो भारत में उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था को आदेश देती है कि वह अपने कर्तव्य का पालन करे, तो वो क्या कहलाता है, परमादेश कहलाता है। 84 कहता है निम्नलिखित में से किस लेख या किस रीट के द्वारा किसी समक्ष न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम अथवा निचली अदालत को ऐसा काम करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता है और जिसको उन्हें पूरा करना चाहिए, जिसके लिए वो परमादेश होता है। परमादेश का मतलब होता है आदेश देना। तो किसी सक्षम न्यायालय द्वारा उसे निचली अदालतों को यह आदेश दिया जाता है कि ये आपके अधिकार क्षेत्र में आता है, इस काम को आप कीजिए, उसके लिए परमादेश जारी किया जाता है। 85 कहता है एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह काम करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए, उस याचिका का हम लोग क्या बोलते हैं, मैंडेमस माने क्या, परमादेश। मैंडेमस मतलब परमादेश, इसमें आदेश दिया जाता है। 86 कहता है उत्प्रेषण रीट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किए जाते हैं। तो उत्प्रेषण रीट जो है 86 का तो सभी हो जाएगा ऑप्शन। उत्प्रेषण रीट जो है किन आधारों पर जारी किया जाता है। तो पहला है अधिकारिता का अभाव या अधिकारिता से बाहर किए गए काम के लिए, जो अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है वो भी काम हो गया है तो उसके लिए उत्प्रेषण जारी करेंगे। नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का अगर अतिक्रमण हो रहा है उसके बेस पे जारी करेंगे। और अभिलेख में प्रत्यक्षतः प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर अगर कोई काम हुआ है तो उसके लिए, यानी कि इसका सब आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। 87 नंबर सवाल देखते हैं निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए वह सरकारी तौर पर हकदार नहीं है। तो उससे पूछा जाता है अधिकार परीक्षा, उससे पूछा जाता है कि भाई किस अधिकार से आप ये काम कर रहे हो। 88 कहता है न्यायालय द्वारा जारी किया गया परमादेश या मैंडेमस के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक
कहता है न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्व अथवा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कहता है परमादेश कब जारी करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति या संस्था को उनके सार्वजनिक दायित्वों तथा कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। अगला सवाल देखिए 89 कहता है कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है। समानता का अधिकार तो है, शोषण के विरुद्ध अधिकार भी है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, अब उसको हटा के संवैधानिक अधिकार कर दिया गया, 300 के क में उसको डाल दिया गया है। 90 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है उसको अब मौलिक अधिकार से हटा दिया गया है। कब हटाया गया देख लीजिए। अगला सवाल है संपत्ति का जो अधिकार है उसको मौलिक अधिकार की श्रेणी से कब समाप्त कर दिया गया, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा करके कहाँ डाल दिया गया है, संवैधानिक अधिकार में डाल दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है, कानूनी अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार अब जो है कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार हो गया है। 44वां संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार कभी मौलिक अधिकार हुआ करता था उसको सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया। संपत्ति के मूल अधिकार को कौन से संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया है, तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 ईस्वी में जो है इसको हटा करके सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया है। 95 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार पहले हुआ करता था लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं रहा है। 96 कहता है भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार अब क्या हो गया है, तो विधिक अधिकार हो गया है। संपत्ति का अधिकार क्या हो गया है, विधिक अधिकार हो गया है या सामान्य वैधानिक अधिकार हो गया है, मूलभूत अधिकार नहीं है, पहले था। 97 कहता है संपत्ति के अधिकार को मूलभूत अधिकार की श्रेणी से हटा करके कहाँ रख दिया है, तो 300 के क में रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार जो पहले मौलिक अधिकार था उसको हटा करके समान वैधानिक अधिकार बना दिया गया है, तो उसको अनुच्छेद 300 के क के अंतर्गत रख दिया गया है। 98 कहता है भारत के संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, तो संपत्ति का अधिकार जो है वो संवैधानिक अधिकार तो है लेकिन मूलभूत अधिकार नहीं है, 300 के क अनुच्छेद में इसको डाल दिया गया है। अब ये संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार तो रह गया है लेकिन मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। 98 देखिए क्या कहता है, निन्यानवे जो है ना, मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है, तो मत देने का अधिकार एक नागरिक अधिकार है। वोट देने का अधिकार जो है वो क्या है, नागरिकों का अधिकार है। 100 को देखिए इसको मिलाना है, तो ये आपको पूरा पढ़ाया गया, ध्यान से देखिए। समानता का जो अधिकार है वो 14 से 18 तक है, बिल्कुल सही मिला हुआ है। धर्म की स्वतंत्रता जो है 25 में दिया गया है, सही बात है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में दिया गया है और वाक्य स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 में दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, पहला का हो जाएगा सी में क्या कर रहा है, 1 4 2, तो पहला का 1 है, दूसरा का 4 है, तीसरा का 2 है, सही बात है। एक बार फिर से समझ लीजिए, समानता का अधिकार जो है या समता का जो अधिकार है वो 14 से 18 में दिया गया है, बिल्कुल सही बात है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। धर्म की स्वतंत्रता 25 में दिया गया है। अब बाकी जो बचता है ना, वाक की स्वतंत्रता, वो दिया गया है 19 में। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है, तो शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने की आज़ादी तो है, धरना देने की आज़ादी भी है, विचार व्यक्त करने की आज़ादी भी है, हड़ताल करने की आज़ादी नहीं दी गई है। मौलिक अधिकारों में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है, तो हड़ताल करने की जो है आज़ादी नहीं दी गई है। 102 कहता है किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का जो अधिकार है वो दिया था, तो केशवानंद भारतीवाद जो हुआ था, केशवानंद भारतीवाद जो है उसमें मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार दिया गया था।
इसको ध्यान रखिएगा, अच्छा सवाल है कि कौन सा वाद है जिसमें संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का शक्ति मिला था? तो वो था आपको केशवानंद भारतीवाद में। 103 कहता है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का जो अधिकार है वो वैधानिक अधिकार हो गया है। वो क्या हो गया है? वैधानिक अधिकार बन गया है। 104 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है ना, वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का जो अधिकार है वो विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है। 105 कहता है 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया है। वो मूलभूत अधिकार है जो बाद में जोड़ा गया था, ठीक ना। तो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है वो क्या बन गया है? मौलिक अधिकार बन गया है। 106 कहता है समानता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में है? तो 14 से 18 में जो है वो समानता का अधिकार है। तो 14, 15, 16 हो जाएगा, 2, 3, 4, 13 नहीं होगा। समानता का जो अधिकार दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 में दिया गया है। तो 14, 15, 16 हो जाएगा, 13 नहीं होगा। तो 2, 3, 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। 107 कहता है संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो जो भी रीट जारी करने का अधिकार मिलता है वो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय दोनों को दिया गया है। तो संविधान के अंतर्गत चाहे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो या परमादेश हो या अधिकार परीक्षा हो या उत्प्रेषण हो, कोई भी आदेश हो, कोई भी रीट हो, वो दोनों न्यायालय जारी कर सकते हैं, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय। 108 कहता है कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार जो है वो अब मौलिक अधिकार नहीं रह गया है। 109 देखिए क्या कह रहा है। 109 कहता है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? छुआछूत, अनटचेबिलिटी, अनुच्छेद 17। अस्पृश्यता का जो अंत बोला है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसे व्यवहारिक नहीं मानता है? तो अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों के द्वारा। यहाँ पे ऑप्शन एक ही दिया हुआ है। तो मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए जो रीट जारी किया जाता है 5 प्रकार के, वो रीट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाती है। अगला है किसी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारों को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय कौन सा रीट जारी करता है? परमादेश, यानी हम आदेश देते हैं। परमादेश बोले तो मैंडेमस, हम आदेश देते हैं। तो कहता है किसी भी अर्ध न्यायिक या सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई रीट जो है वो कौन सा है? तो परमादेश है। अगला है संविधान का अनुच्छेद 17 और 18 में क्या व्यवस्था किया गया है? तो 14 से लेके 18 तक में क्या है? समानता का ही तो अधिकार है। तो 17, 18 में सामाजिक समानता है। अनुच्छेद 17 और 18 में क्या है? सामाजिक समानता का अधिकार दिया गया है, जिसमें 17 में क्या है? छुआछूत है और 18 में उपाधियों का अंत है। तो याद रखना क्या है कि अनुच्छेद 17 और 18 में कौन सी व्यवस्था है? सामाजिक समानता की। 113 नंबर सवाल कहता है भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है ये माना था गोलकनाथ का मामला जो था ना उसमें। देखिए माना था इसमें और अधिकार मिला था केशवानंद भारतीवाद में। तो यहाँ पे कह रहा है कि भारत में उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित मामलों में से किसमें यह माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है? तो गोलकनाथ का जो मामला आया था उसमें यह माना गया था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन किए जा सकते हैं। निम्नलिखित में से 114 नंबर सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार अब मौलिक अधिकार नहीं है, ये अनुच्छेद 300 के क में चला गया है, संवैधानिक अधिकार बन के रह गया है। अगला कहता है 115 सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? तो यहाँ भी लागू हो गया है। पहले वाला सवाल है तो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं था, अब हर जगह पूरे भारत के समान राज्यों में सभी राज्यों में सेम हो गए हैं। 116 कहता है मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? संसद।
मौलिक अधिकारों में कौन संशोधन कर सकता है? तो संसद। 117 नंबर सवाल देखिए, 117 क्या कह रहा है? भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों के युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? तो संसद के पास है। और आज का अंतिम सवाल है, किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सा रीट जारी किया जाता है? तो वह है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जाता है। कहता है किसी कैदी को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करवाने के लिए कौन सा रीट जारी करते हैं? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों ये था मौलिक अधिकार का पार्ट 2 नंबर वीडियो, जिसमें मैंने पूरे बचे हुए सारे सवाल को कवर कर दिया। वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मेरा मनोबल बना रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।